बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी टीचर प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा क्लास बेस्ड होगा सोशल साइंस के ऊपर। इसके पहले हमारा सोशल साइंस का पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें 50 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने किया था। और आज के इस क्लास में एक बार फिर से हम लोग 50 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी तक के 20 क्लासेस हमारे आ चुके हैं और इन सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के सभी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं, यदि आपने अभी तक एक भी क्लास को हमारा वॉच नहीं किया है। और इसके साथ ही आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको हमारे क्लासेस के PDF अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से ये सारे क्लासेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों को देख करके ही उसके लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे। आज का क्लास का पहला सवाल लेते हैं। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल, बिहार रेल सेवा, या फिर पाँचवा ऑप्शन भी आपके सामने उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ठीक है, आइए इसके संबंध में इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। और ये सारे नोट पॉइंट जो भी हैं उसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि आपको समय समय पे जब भी आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। साथ ही मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से भी आप हमारे जितने भी PDF हैं उनको आप क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न जो है वो आपके दिमाग में रिमाइंड होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग हमारा सही आंसर है। बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1860 ईस्वी में हुआ था। और इस अवधि में गंगा किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई थी। ठीक है, दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक जो रेलवे लाइन है, मेन रेलवे लाइन जो हावड़ा वाली रेलवे लाइन है, वह 1860 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग इसको कहा जाता था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के में। और यहाँ पे आपका ऑप्शंस है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नांगल बांध, और पांचवा ऑप्शन भी आपके सामने है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसके संबंध में एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है और यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि महानदी पर स्थित है। चूँकि हीराकुंड बांध सबसे लंबा है तो ये महानदी पर है। ठीक है, इस तरह से आप कोरिलेट करके चीज़ों को याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंदार हिल यानी कि मंदार पर्वत जो है वो किस जिला में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर, और पांचवा ऑप्शन भी आपके सामने उपस्थित है। तो चूंकि ये बिहार के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और आप देखिएगा कि SCERT के सवाल जरूर शामिल होंगे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा भागलपुर नहीं है, मंदार हिल आपके बांका जिला में है। ठीक है, ये भागलपुर से सटा हुआ बांका जिला है और बांका जिला में ही मंदार हिल अवस्थित है। ठीक है, मंदार हिल से संबंधित एक नोट पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। मंदार पर्वत बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वह लगभग 700 फीट है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, ये इसकी पौराणिक कथा से संबंधित है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में इसी पर्वत का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी ऊंचाई और मंदार हिल कहाँ स्थित है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्योर विधि का विकास किसने किया था? ये आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैप से रिलेटेड एक ना एक सवाल आपको देखने को मिलता है। तो मैप का निर्माण कैसे किया जाता है उसकी अलग अलग विधियां होती हैं, उसी में से एक विधि हैश्योर विधि है। तो हैश्योर विधि में उच्चावच प्रदर्शन के लिए ये हैश्योर विधि का जो विकास किसने किया था, किसने डेवलप किया था इस मेथड को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेहमान ने इसको विकसित किया था। यहाँ पे इससे संबंधित एक नोट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। उच्चावच निरूपण की वह विधि जिसमें मानचित्र में
छोटी, महीन एवं खंडित रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती हैं, हैस्यूर विधि कहलाती है। इस विधि में अधिक व तीव्र ढाल वाले भागों में रेखाओं को मोटी एवं गहरी, जबकि मंद ढाल वाले भागों में रेखाओं को पतली पतली एवं दूर दूर दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विकास जो है लेहमान ने किया था। चलिए अगला सवाल आ चुका है हमारे सामने। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अस्तर रंजन विधि जिसे लेयर कलरिंग मेथड भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत जब मैप को बनाया जाता है तो नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान या फिर जल? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि जल जो है वो पृथ्वी, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का जो है नीला ग्रह पृथ्वी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल की बहुत ज़्यादा उपस्थिति है। तो जल के भाग को यानी कि समुद्र या महासागर को प्रदर्शित करने के लिए हमें नीले रंग का प्रयोग करना होता है अस्तर रंजन विधि के अंदर। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, सुनामी जब आती है तो उसके पीछे का जो मुख्य कारण है, मेन रीजन है, वो क्या है? ऑप्शंस हैं समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, या फिर द्वीप पर भूकंप का आना, या फिर समुद्र में ज्वार भाटा के कारण सुनामी आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और लगभग हर एक वर्ष बाढ़ से इस क्षेत्र को ग्रसित रहना होता है, बाढ़ की विभीषिका का सामना करना होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, उत्तरी बिहार। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार में ही कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और यह अपने साथ नेपाल से बहुत बड़ी मात्रा में जल राशि लेकर के आती है, जिसकी वजह से बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, और 1-2 प्रश्न बहुत ही इजी दिया हुआ रहता है, और जो स्टूडेंट इजी क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करते हैं फिर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वहाँ पे वे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए 1-2 सवाल इजी वाले भी रहेंगे। तो हम सभी को पता है कि बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। हो सकता है जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हों उनको नहीं पता है, तो उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे शामिल किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत वाले क्षेत्र से नेपाल होते हुए भारत में इंटर करती है। इसका स्रोत तिब्बत में है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग शामिल है। इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रवाहित होती है। उसके बाद देखिए इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ अगर पूछ दिया जाए कि कोसी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर। ये हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, ये 3 नदियाँ जो हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। अगर एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा में आकर के मिलती है। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाई जाती है। इसी वजह से यह नदी जो है वो उथली है और इसमें पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में एकत्रित नहीं हो पाता है। जैसे ही पानी का ज़्यादा बहाव आता है तो यह आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ की विभीषिका आती है। इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। उपजाऊ कृषि भूमि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है इसकी वजह से। तो बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से और दक्षिणी भाग सुखाड़ से प्रभावित रहता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए भूकंप से संबंधित सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, और इससे भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पी तरंग, ठीक है। अब देखिए जब भी भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप उत्पन्न होने के बाद 3 तरह की तरंगें वहाँ से उत्पन्न होती है। सबसे पहला जिसको हम लोग पी तरंग कहते हैं वो है प्राइमरी, ठीक है, और जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक कहेंगे, और एस से सेकेंडरी हो जाता है यानी कि द्वितीयक, और एल फॉर लॉन्ग हो जाता है यानी कि दीर्घ। तो यहाँ पे प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है और लॉन्ग वेव, 3 तरह के वेव जो हैं वो भूकंप के कारण उत्पन्न होते हैं। और सबसे पहले पी तरंग पृथ्वी के सतह पर पहुँचता है और यह जो है इसी से भूकंप की जो तीव्रता है वो इसी के द्वारा माप ली जाती है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है, और एल तरंग जो है वह भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है। इसकी गहनता सबसे कम होती है लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इसकी गहनता सबसे कम होती है लेकिन सबसे विनाशकारी भूकंप की तरंग को अगर पूछा जाए कि भूकंप की कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल तरंग, लॉन्ग वेव, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। और यहाँ पे PSL याद रखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग, ठीक है, ये 3 प्रकार के तरंग भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भूकंपीय जोन कितने हैं भारत के अंदर। वैसे तो कुल मिलाकर के भूकंपीय जोनों की संख्या 5 है, ठीक है। जोन फर्स्ट है, उसके बाद आपका सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। लेकिन भारत में 4 ही क्षेत्र हैं। जोन 1 भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जोन 1 सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां भूकंप की जो तीव्रता है वो ना के बराबर होती है, ठीक है। उसकी जो क्या कहते हैं विनाश करने की जो क्षमता है भूकंप की वजह से वो ना के बराबर है जोन 1 में। बाकी जोन 2 थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। जोन 3 जो है मॉडरेट है। जोन 4 जो है वो सीवियर में चला जाता है और जोन 5 जो है वो वेरी सीवियर में चला जाता है, अत्यंत विनाशकारी क्षेत्र में चला जाता है। तो भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसको एक मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ये भारत का सेस्मिक मैप है, ठीक है। सेस्मिक जोन इसमें दिखाया गया यानी कि भूकंपीय जोन दिखाया गया। अब इसमें देखिए जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर्स हैं वो आपका जोन 2 का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से देखिएगा आप मध्य भारत हो गया, फिर प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो प्रायद्वीपीय भारत जो कि पठारी भाग है, दक्कन का पठार इसमें शामिल है। तो ये जो है भूकंप जोन 2 में आता है। इसमें तटीय क्षेत्रों को छोड़ करके है, ठीक है। तटीय क्षेत्र आप देख रहे होंगे ये येलो में है, येलो जोन में। येलो जोन जो है वो भूकंप जोन 3 में है जो मॉडरेट कैटेगरी का है। उसके बाद आप जोन 4 में चले जाइए, जितने भी ग्रीन कलर वाले दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन पट्टी आपको दिख रही है ये आपका हो जाएगा जोन 4 और ये सीवियर जोन में आता है, ठीक है। और हमारा जो बिहार अवस्थित है इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ेगा ग्रीन भी है और पिंक भी है। पिंक जो है वो जोन 5 है और पिंक सबसे खतरनाक है। आप यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर हमारा जो है वो पूरा पिंक में है यानी कि जोन 5 में है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है भूकंप से। इसके बाद आप इधर देखिए जम्मू कश्मीर के पास थोड़ा सा है, हिमाचल प्रदेश के पास थोड़ा सा है, ठीक है, और इधर आप देखिए गुजरात के पास थोड़ा सा है। तो ये जितने भी गुलाबी जोन दिख रहा, गुलाबी क्षेत्र वाला भाग दिख रहा है वो जोन 5 का है जो कि वेरी सीवियर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया कि भारत को कुल मिलाकर के 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ चुका है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस आपके हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है,
यह तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक गुण है, यह सत्य कथन है। हमें ढूंढना है असत्य कथन, गलत कथन को ढूंढना है। राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, ये गलत कथन है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है, जैसे कि हमारा भारत है। सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है। दूसरे धर्म पर आघात पहुंचाए बिना अपने अपने धर्म के प्रचार का अधिकार होता है। यह भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक विशेषता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो कथन है वह असत्य है, गलत है। अगला सवाल है, किस देश में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शंस हैं भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और बेल्जियम में। तो संघीय शासन व्यवस्था ये आपका फ्रांस में नहीं है। ठीक है, फ्रांस में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि फ्रांस के अंदर संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953, 1954, 1955 एंड 1956। तो इसका सही ऑप्शन है 1956 में। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी उसमें भाषाई आधार को महत्व दिया गया था। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? हम लोग जानते हैं जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। तो टोटल 565 रियासतें थी उस टाइम पे। ठीक है, देशी राज्यों की संख्या उस टाइम पे 565 थी। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ग्राम कचहरी का प्रधान आपसे पूछ सकता है, आपसे ग्राम पंचायत का प्रमुख पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों को भी याद रखेंगे। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है, चूँकि ग्राम कचहरी जो है वह न्याय जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई है और ग्राम कचहरी का प्रधान वहाँ पे सरपंच होते हैं। अगला सवाल है, सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? सूचना के अधिकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RTI। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार भारत सरकार ने या किसी भी सरकार ने अपने मन से नहीं दिया, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा था। और यह आंदोलन शुरू हुआ राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से शुरू हुआ था। यहाँ पर इसके लिए नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सूचना का अधिकार के लिए सबसे पहले 1990 में, कब? 1990 में, 1990 में राजस्थान के मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और वहाँ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने 2000 ईस्वी में राजस्थान के अंदर सूचना का अधिकार कानून लागू कर दिया था। इसके 5 वर्ष के बाद भारत सरकार ने पूरे देश भर में सूचना का अधिकार पूरे देश भर में लागू किया 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आसान सा सवाल था ये। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? ऑप्शंस हैं 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में जो झंडा दिवस मनाते हैं हम लोग, वह 22 जुलाई को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 22 जुलाई के दिन ही राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। ठीक है, तो भारत में झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। 1947 ईस्वी में इसी दिन तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की बात पहली बार 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के बीच
दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय या फिर पांचवा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को लिया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं कनाडा, रूस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर पांचवा ऑप्शन। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का अधिकार, एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं, इसको सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। इसके संदर्भ में देखिए कुछ नोट पॉइंट है, इसको नोट करते चलिएगा। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था संविधान के अंदर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया है, और यह कर्तव्य क्या है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल मिलाकर के 11 है। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ताकि यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर आराम से कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, 3 मुख्य प्रकार के क्षेत्र अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर बैंकिंग क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हमारा कृषि क्षेत्र है, जो सीधे सीधे उत्पादन से जुड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका में, चीन में, भारत में, कनाडा में या फिर पांचवा ऑप्शन? यहाँ पे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, ये तो सभी लोगों को पता है, और साथ ही कनाडा में भी है। ठीक है, कनाडा की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा सही, और 5 को आपको टिक करना है, 5 में ही आंसर लगाना है। यहाँ हमारे 2 विकल्प सही हैं, भारत और कनाडा। और नोट पॉइंट में लिखिएगा, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेंगे, गरीबी रेखा का मापदंड क्या है? किस आधार पर गरीबी रेखा को मापा जाता है? ये तय किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सी जनसंख्या या कौन से लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं और कौन से लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। ऑप्शंस आपके हैं मकान की उपलब्धता के आधार पर, शिक्षा की उपलब्धता के आधार पर, रोजगार की उपलब्धता के आधार पर, या फिर कैलोरी की उपलब्धता के आधार पर, या फिर पांचवा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो गरीबी रेखा का जो मापदंड है, जो मानदंड सरकार ने तैयार किया है, वो है ऑप्शन नंबर 4 आपका, कैलोरी की उपलब्धता पर। ठीक है, इसके संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट नोट है, जिसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के द्वारा सीमांकन किया गया है। ठीक है, गरीबी रेखा को किसने सीमांकित किया? योजना आयोग ने सीमांकित किया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। किस मापदंड पर आधारित है? कैलोरी मापदंड पर आधारित है। और इसके लिए डिफाइन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और वो 2400 से नीचे प्राप्त कर रहा है तो फिर वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड बिहार राज्य से कब अलग हुआ? आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको रखा गया है।
इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। पूरे 2000 ईस्वी याद रखना है, 15 नवंबर का दिन है। 14 नवंबर को बाल दिवस हम लोग मनाते हैं, 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय किनका अनुपात होता है? प्रति व्यक्ति आय किनका अनुपात होता है? राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद का, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का, सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति का, या फिर पांचवा ऑप्शन। तो ये देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय आय है और फिर भारत की जो कुल जनसंख्या है उससे डिवाइड किया जाता है, तब जो संख्या निकल करके आई है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या का अनुपात होता है प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष यानी कि बैंकिंग का जो वर्ष होता है, कब से शुरू होता है और कब जाकर के लास्ट होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 31 मार्च को क्लोजिंग डेट होता है बैंक का, साल भर का हिसाब किताब किया जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष हमारे भारत में चलता है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो बिहार में जब भी पूछे तो निश्चित रूप से आंख बंद करके सभी लोग इसका आंसर सही ही लगाएंगे, पटना। ठीक है, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है और सर्वाधिक व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 पर है। अगला सवाल है, डैश वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? कौन सी वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? ऑप्शंस हैं साख, राष्ट्रीय आय, बैंक या फिर मुद्रा। तो इसका सही आंसर है मुद्रा। मुद्रा ही वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से मुद्रा के ऊपर डिपेंड करती है। मुद्रा एक धुरी है। ठीक है, इसका एक मेन जो कहते हैं पॉइंट, सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? इसको ऐसे समझिए कि आपने जो आय की है, मान लीजिए कि आपकी आय 30,000 रुपये महीने की है। ठीक है, और आपने उसमें से 30,000 में से 25,000 रुपये खर्च कर दिए, उपभोग कर लिया। ठीक है, तो आय घटाओ जो आपका उपभोग हो गया तो क्या बचेगा? जीडीपी, शुद्ध आय, बचत, व्यय। तो निश्चित रूप से ये हमारे पास बचत होगी। ठीक है, हमने जितनी कमाई की 30,000 रुपये हमने कमाया और 25,000 रुपये खर्च कर दिया, तो हमारे हाथ में 5,000 रुपये की बचत हुई, तो इसको हम लोग बचत कहेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? आसान सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है, अधिकांश बार पूछा गया सवाल है बीपीएससी के अंदर भी, तो इसीलिए इस सवाल को शामिल किया गया है। और सभी लोगों को लगभग पता होगा कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक, चलिए अगला सवाल, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक, सिंपल सा सवाल ये भी है और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और सबसे पहले इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। तो आज़ादी से पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का है, उद्योग का है, सेवा का है या फिर विदेशी व्यापार का है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हमारे जीडीपी में है। ठीक है, और इसमें एक नोट पॉइंट देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है,
दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, जो कि जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को शामिल किया गया है क्लास में, और निश्चित रूप से यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक जम के शेयर कीजिए ताकि उन सभी को भी इसका लाभ मिल सके। और हमारे सारे क्लासेस इसी तरह के हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? अब देखिए, बीमारू इंग्लिश में आप लिखिए BIMARU, बीमारू। तो आपका BI से हो जाता है बिहार आपका, ठीक है, और M से आपका यानी कि माँ से आपका हो जाता है मध्य प्रदेश, और बीमारू र से आपका हो जाता है राजस्थान, और यू से हो जाता है आपका उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा ये बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो यहाँ पे कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 6 है, 4 है, 8 है, 5 है। तो देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं 5, और ये घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भोजन, उसके बाद आवास, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ साथ चाहिए स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, ठीक है। तो ये 5 जो हैं वो मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, उपर्युक्त तीनों विकल्प को, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए, नई जो आर्थिक नीति आई है उसमें उदारीकरण को भी शामिल किया गया है, निजीकरण को भी शामिल किया गया है और वैश्वीकरण को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त तीनों विकल्प। अगला प्रश्न लेते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जागो ग्राहक जागो, आपने प्रचार सुना होगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986, 1980, 1987, 1988 या फिर 5वां ऑप्शन। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? 1838, 1858, 1881 या फिर 1911 में? तो देखिए, भारत में पहला जो फैक्ट्री कानून बना था वो था 1881 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या फिर 5वां ऑप्शन। तो ये तो आसान सा सवाल है औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी और वहीं से साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑप्शंस आपके हैं 1848, 1881, 1885 या फिर 1920। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है, टका किस देश की मुद्रा है? तो हमारे देश के आसपास जो देश हैं या फिर जो प्रमुख देश हैं जो अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत पकड़ रखते हैं उनकी मुद्रा क्या है, ठीक है। ये सारे चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए। चीन की मुद्रा, आपके अमेरिका का मुद्रा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है, और अपने आस पड़ोस के देशों की मुद्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल है कि टका जो है वह किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। अगला सवाल है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? ठीक है, बिहार में देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जैसे कि आपका मगध बिहार
मगध बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मध्य बिहार, अब उसको दक्षिण बिहार कर दिया गया है ना, दक्षिण बिहार। और यहाँ पे जो सवाल है वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था। ठीक है, 1974, 75, 76, 77। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1976। बिहार में जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वह 1976 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक से संबंधित सवाल है। ठीक है, तो सहकारी बैंक में जैसे कि आपने देखा होगा जीविका समूह का जो बैंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, और भी बहुत सारे सहकारी बैंक है, सहकारी समितियों के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिला स्तर पर काम करता है। ठीक है, अगला सवाल है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या फिर प्रत्यक्ष निवेश? तो सरकार जब अनावश्यक नियंत्रण को हटाती है, अनावश्यक प्रतिबंध को हटाती है, थोड़ी सी ढील देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, लिबरल हो जाना। ठीक है, लिबरलाइजेशन। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, वाशिंगटन DC में भी नहीं है, जेनेवा में है। और जेनेवा किस देश में है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली में। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 2015, 15 अप्रैल 2015 या फिर 5वां ऑप्शन? तो देखिए भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और 1 जनवरी 2015 को आपके नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला सवाल है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, सबसे ज़्यादा जोर जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था कि कृषि का विकास करना हमारा सर्वप्रमुख लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है पहला, जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसी में कृषि को सबसे हेड लिस्ट में रखा गया था, सबसे टॉप पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो ये WTO के द्वारा नहीं किया जाता है, WHO के द्वारा भी नहीं किया जाता है, UNDP के द्वारा किया जाता है। इसके संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट नोट है, आप इसको देख लें। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसका जो फुल फॉर्म है U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, D फॉर डेवलपमेंट, P फॉर प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। अब आ चुका है हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे इसके पहले जितने भी क्लासेस आए हैं और आपने वॉच नहीं किया है तो उन क्लासेस को वॉच ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी सवाल तैयार किए गए हैं ये सभी आपके SCERT के बुक से तैयार किए गए हैं, जो आपका SCERT और NCERT का लेवल लगभग समान होता है, एक जैसा होता है। और SCERT की खासियत यह है कि इसमें बिहार का जो रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा अर्थव्यवस्था में बिहार आया, भूगोल में बिहार आया, तो बिहार से रिलेटेड चूँकि BPSC का एग्ज़ाम है तो इसमें बिहार के टॉपिक ज़रूर शामिल होंगे। तो
तो इसीलिए SCERT के बुक को वहाँ पर प्रीफर किया गया है। जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस में देखा था, मेंशन किया गया है कि आप लोग SCERT से तैयारी कीजिए, क्योंकि SCERT के बुक से सवाल रहेंगे। तो SCERT के ओरिजिनल सारे टेक्स्ट बुक हमारे पास हैं और हमारे पास बहुत लंबा अनुभव है SCERT का, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे प्रश्न आप लोगों ने जो भी अभी तक देखे हैं वो सारे प्रश्न SCERT के बुक से हैं। अच्छा, ये प्रश्न जो है इसका सही आंसर क्या है? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, सबसे जो पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था वो जारी किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1990 में इसको जारी किया था, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे होता है संपन्न। सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।